अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिफ हाशमी और ये है होंडा एन वैगन कस्टम 2023 मॉडल। ये एन वैगन की सेकंड जनरेशन है और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2022 के बाद से आना शुरू हुआ था। और फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया। और बाय द वे ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से अब तक की सबसे ज़्यादा इक्विप्ड कार है जितनी मैंने 660 गाड़ियाँ रिव्यू की हैं उनमें। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि इसकी प्राइस को टोटली जस्टिफाई करती हैं, जैसा कि इसमें पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंडा साइड जैसी दी गई हैं, जैसे कि पुश स्टार्ट, पार्किंग ब्रेक, क्लाइमेट कंट्रोल, हीटेड सीट्स आती हैं इस गाड़ी में, रडार आता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको यूजुअली 660 गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 42 लाख रुपए है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में जीटी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, पीपीएफ, ट्रैफिक कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great car, and today I'm going to review it. That's the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी 660 कैटेगरी में बहुत डिसेंट कार है। एन वैगन की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। ये सेकंड जनरेशन है और इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। प्री फेसलिफ्ट कार थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इस पे होंडा की बहुत ज़्यादा डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो की गई हैं। इस तरह से इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो है इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि अब होंडा की मोस्टली नई गाड़ियों में आ रहे हैं। अगर आप सिविक देखें, एचआरवी देखें, विजल देखें या ये गाड़ी देखें, इन सारी गाड़ियों की हेडलाइट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि 2 पॉइंट्स लो के होते हैं और 1 पॉइंट हाई का होता है। सेम गोज फॉर दिस कार। इसमें जो नीचे वाले 2 पॉइंट्स हैं ये लो के लिए हैं और ऊपर वाले जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये हाई के लिए हैं। इस पर 9 इंडिविजुअल एलईडीज दी गई हैं जो कि इसकी हेडलाइट की लुक को काफ़ी मजेदार बना रही हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लैंप भी आते हैं जो कि अगेन एलईडी में है। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं और ये एचआरवी जैसे ही हैं। इसके अलावा फ्रंट पेज की ये ग्रिल दी गई है, क्रोम काफ़ी सारा यूज़ किया गया है और इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फीचर आते हैं। वो फीचर्स ये हैं कि तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेट करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी और इसमें ऑटो लेवलिंग वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा वाइपर्स गाड़ी में थोड़े से हेडल दिए गए हैं और इसमें ऊपर यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है जो कि रडार का है। ये इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। वो फीचर्स क्या क्या है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। बाकी बोर्ड इस गाड़ी काफ़ी मिनिएचर सा है और अगर आप इसको खोलें तो ये लिटरली इतना सा बोर्ड होता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसके अलावा साइज के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। ये गाड़ी अलॉय व्हील ऑफर करती है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है और इसके अलावा इसमें साइड स्कर्ट्स भी आती हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो ये लुक्स के लिहाज से डिसेंट सी है। ये गाड़ी बिल्कुल बॉक्सी शेप देती है और साइज के लिहाज से गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची है। इसके डोर पैनल्स भी अच्छे खासे मैसिव हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लिटरली किसी एसयूवी के दरवाजे से कम नहीं है साइज़ के लिहाज से। और इसके अलावा इसी वजह से इस गाड़ी के अंदर एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है। मैं यहाँ पे इजीली अपनी हाइट पे जाके बैठ सकता हूँ और बाहर भी निकल सकता हूँ। वैसे इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें सोफ़ा सीट्स आती हैं, तो मैं यहीं से बैठ के ड्राइवर के पास भी जा सकता हूँ और अगर मैं ड्राइवर की जगह बैठा हूँ तो मैं यहीं से ही बाहर भी आ सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसकी विंडोज़ भी अच्छी खासी मैसिव हैं और इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं आगे। फिर इसके अलावा इसमें एयर प्रेस भी आते हैं कंपनी से ही स्टैंडर्ड और इसके अलावा इसकी जो विंडोज़ हैं ये भी टिंटेड हैं। विंडोज़ मोस्टली जैपनीज कार में प्राइवेसी वाली ही आती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी सॉफ्ट अनलॉक भी ऑफर करती है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसमें जो रेयर विंडो है इसके अंदर कोई बॉर्डर नहीं दिया गया, तो ये पूरी की पूरी ही ओपन होती है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसमें बैक के ऊपर फिर एक शार्प इंटीरियर दिया गया है। रेयर स्पॉइलर आता है जो कि बॉडी से काफ़ी बाहर से निकला हुआ है और इसको अच्छी लुक दे रहा है। और उसके अलावा इसका फ्यूल डोर भी थोड़ा लुक के लिहाज से अनकन्वेंशनल है। इसके ऊपर इसको ओपन करने के लिए एक प्रॉपर स्लॉट दिया गया है और अब इसको ओपन भी होंडा की मोस्टली कार की तरह ही कर सकते हैं पुश करके। इसके लिए अंदर कोई तार वगैरह नहीं दी गई, आप इसको यहीं से प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नाइस नेचुरल डिटेल होंडा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बॉक्सी सा है। इस कैटेगरी में मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा रेयर लुक है। जैपनीज कार में हर गाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है, इसमें सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा और डिसेंट सा रखा गया है। और ये गाड़ी क्योंकि एन वैगन का कस्टम वेरिएंट है तो इसमें टेल लाइट्स ट्रांसपेरेंट आती हैं। आप कोई भी गाड़ी देख लें उनका टॉप ऑफ लाइन जो वर्जन होगा जैपनीज कार्स में मोस्टली केसेस में उसकी टेल लाइट्स ट्रांसपेरेंट होगी। अगर आप विजल में प्ले पैकेज देख लें, होंडा में फिट देख लें, ये गाड़ी देख लें या फिर इस तरह की और बहुत सारी गाड़ियाँ देख लें, एक्वा भी इवन, उनके टेल लाइट्स टॉप ऑफ लाइन वर्जन के अंदर ट्रांसपेरेंट आती हैं। इसके अलावा इसमें ये लावा एलईडी लेंस कंटिन्यू करते हैं एंड टू एंड और इसका इंडिकेटर और रिवर्स भी
LED में है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे बेसिक बैजिंग दी गई है एन वैगन कस्टम की। ट्रंक के अंदर एक क्रोम की गार्निश आती है जो इसकी लुक को बेहतर बना रही है। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे एक ग्लीस दिया गया है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी डिसेंट है। आप यहाँ पे 2-3 लोगों का लगेज आसानी से रख सकते हैं। यूजली जापानी गाड़ियों की डिग्गी से ज्यादा खुली होती है लंबाई के लिहाज से। ये ऊंचाई में काफी खुली है लेकिन लंबाई में कम है। बाकी इसमें बैक पे एक टायर इन्फ्लेटर किट आती है। बैक पे थर्मापोल दिया गया है जिसपे एन लिखा हुआ है, एन वैगन वाला एन। तो इसमें बेसिकली होंडा ने एक बैच डाला है ताकि आपको आइडिया हो कि थर्मापोल कंपनी से ही आया हुआ है और ये बाद में खुद लेकर नहीं रखा हुआ। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बेंचेस हैं, ये 50-50 की स्प्लिट के साथ हैं। आप इनको फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इस गाड़ी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी जो ट्रंक है ये प्रॉपर लोहे की है। अगर आप मोस्टली जैपनीज गाड़ियाँ देख लें, आप छोटी गाड़ियाँ जैसा कि पासो देख लें, मीरा देख लें, मूव देख लें, बहुत सारी गाड़ियों में ट्रंक अब प्लास्टिक आना शुरू हो गई है, ऑल्टो में भी, जबकि इस गाड़ी के केस में प्रॉपर लोहे की रखी गई है और ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बैक पे इसमें एक ये रेड विंडशील्ड वाइपर दिया गया है, वॉशर आता है, स्पॉयलर्स में काफी अच्छा खासा मैसेज दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी का इंटीरियर की तो यहाँ बैठते साथ ही आप इसकी बिल्ड क्वालिटी नोटिस करेंगे। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है। इसकी सीट्स में लिटरली होंडा इनसाइड जैसा लेदर यूज किया गया है और फीचर्स भी ये गाड़ी इनसाइड या वेजल के आसपास के ऑफर करती है। कैसे मैं कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं और ये बिल्कुल होंडा सिविक एक्स जैसे हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के विषय में नेविगेट कर सकते हैं और इसके अलावा इसके क्रूज को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। बाय द वे क्रूज भी एक गाड़ी अडैप्टिव ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे इसका लेन की पैसेज दिया गया है और एक मेन का बटन दिया गया है। लिटरली इतने फीचर्स पाकिस्तान में सिविक RS में भी नहीं आते थे अपने टाइम पे, जबकि इसमें वैसे ही स्टीयरिंग यूज किया गया है, वैसे ही कंट्रोल यूज किए गए हैं और ये फीचर उससे बहुत सारा ऑफर करती है। इसके अलावा इसमें एयर बैग भी आता है। एयर बैग भी गाड़ी कलेक्टिवली 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट कंट्रोल ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप का कंट्रोल भी कंपनी से स्टैंडर्ड ही आया हुआ है। ये स्टॉक भी लिटरली वेजर या इनसाइड जैसा है। फिर इसके अलावा वाइपर्स गाड़ी में नॉर्मल से दिए गए हैं, यूरिन सेंसिंग नहीं आते। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर में इसके 3 कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। लेफ्ट वाला कंपार्टमेंट RPM का है, वहाँ पे नीचे MID क्लस्टर भी दिया गया है जो कि आपको इसके गियर्स और क्लॉक शो करवाता है। सेंटर में इसका मेन स्पीडोमीटर दिया गया है और राइट पे इसका फिर एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दिया गया है MID, जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाता है जैसे कि ट्रिप, एयर किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। इसके अलावा गाड़ी के सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इवन इस गाड़ी में टायर टर्निंग रेडियस भी आता है। ये चीज फॉर्च्यूनर में टोयोटा ने 2021 के बाद देना शुरू की थी, बट इस गाड़ी में ये चीज तब से आ रही है। और इसके अलावा ये डिस्प्ले है भी काफी हाई क्वालिटी। इसकी आप इवन बैटन्स को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं होंडा की मोस्टली कार्स की तरह। इसके अलावा अगर बात कीजिए मीटर की हाउसिंग की तो ये सारी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है और डैशबोर्ड इसके साइज के लिहाज से अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसकी एक फ्लोटिंग मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि गैदर्स की है। अगेन गैदर्स की स्क्रीन भी आपको अकॉर्ड या इंसाइड में देखने को मिलेगी। फीचर्स के लिहाज से स्क्रीन डिसेंट है, इस तरह से कि इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और इसके अलावा CD भी डलती है। अब इसकी CD को भी यहाँ से डालिए निकाल सकते हैं इसको चेक करके। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, ये इस तरह से ओपन होता है और फिर यहाँ पे CD डाल सकता हूँ, ये मेमोरी कार्ड डाल सकता हूँ। बंद भी मैं इसको यूँ ही करूँगा और ये किसी भी एंड्रॉइड पैनल वगैरह से बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको इसका रेयर का व्यू भी देती है और अगेन रेयर का व्यू भी ये गाड़ी आपको वेजल या इनसाइड की तरह देती है। इस तरह से कि इसमें रिवर्स कैमरा काफ़ी हाई क्वालिटी है और उसमें 3 व्यूज़ आते हैं, एक नॉर्मल व्यू, एक फिश आई व्यू और एक टॉप डाउन व्यू। ये तीनों व्यूज़ आपको बहुत सारा हेल्प करते हैं रिवर्स करते हुए। और रेयर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले भी आपको यहीं पे देती है और ये भी 3 अलग अलग डायमेंशन में देती है। ये नहीं कि बस ये सिर्फ बीप करेगी कि गाड़ी हिट होने वाली है, ये बताएगी गाड़ी कहाँ से हिट होने वाली है। लेफ्ट की वार्निंग अलग आएगी, सेंटर की अलग आएगी, राइट की अलग आएगी और ये फिर ग्रीन, येलो और रेड होती है। इसके अलावा स्क्रीन से नीचे फिर एक इसका हेडलाइट बटन दिया गया है, एक ग्लॉस ग्रे कलर का पैनल दिया गया है। इसमें एयर वेंट्स वेजल की तरह के आते हैं, यानी कि ये एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा उससे नीचे में इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसका फिनिश के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका डिस्प्ले हाई क्वालिटी है और इसके अलावा यह है सिंगल जोन ही, लेकिन इस गाड़ी में डस्ट पार्टिकल फिल्टर भी आता है जो कि अगेन इतनी छोटी कार में को देखने को नहीं मिलता। फिर इसमें साथ कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसकी हीटेड सीट्स के हैं। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड दी गई है। ये चीज़ आपको कुछ गाड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन वो गाड़ियाँ मोस्टली हाई एंड होती हैं 64cc कैटेगरी में। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। लेकिन उसके साथ जो चीज़ दी गई है वो आपको मोस्टली कार में देखने को नहीं मिलेगी और वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। ये लिटरली पहली कार है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है इस कैटेगरी में, 64cc की कैटेगरी में। इसको मैं एंगेज और डिसएंगेज वैसे ही कर सकता हूँ जैसा कि आप सिविक या विजन वगैरह में करते हैं। यहाँ पे ब्रेक होल्ड भी दिया गया है और ब्रेक होल्ड भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर है। ये बेसिकली ब्रेक को दबा के रखता है तब तक जब तक आप ब्रेक से पाँव उठाकर रेस को नहीं देते। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे कॉन मोड दिया गया है जैसा कि अगेन सिविक में आता था और इससे पीछे गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और S।
ये सारे गियर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन CVT आती है, इसलिए इसमें ये डैशबोर्ड गियर दिया गया है। इस गियर के साथ यहाँ पे इसके 2 पावर आउटलेट दिए गए हैं, USB इनपुट दिया गया है और एक काफ़ी बड़ा सारा स्टोरेज एरिया दिया गया है जो कि ओपन ही है। लेकिन अगर आपको कुछ सिक्योर रखना है तो आप उसके नीचे दी गई ड्रॉर को यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉर भी इसकी अच्छी खासी स्पेशियस है। फिर इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे इसका एक ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, यहाँ पर एक ये इसका कप होल्डर दिया गया है और उससे नीचे इसकी एक ड्रॉर दी गई है और सेंटर वाला एरिया इस गाड़ी में ओपन ही है। मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट जा सकता हूँ, लेफ्ट से राइट आ सकता हूँ। मैट्स भी इस गाड़ी में N-Wagon के ब्रांडेड हैं और उसके अलावा सीट्स भी इस गाड़ी की सेंटर से फ्लैट ही हैं। इसमें बेसिकली एक आर्मरेस्ट दिया गया है जिसको निकाल के मैं यूज़ कर सकता हूँ एज एन आर्मरेस्ट और इसको फोल्ड बैक करके मैं यहाँ पे एक और बंदा भी उठा सकता हूँ ट्रक की तरह। फ्रंट पे 3 लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, तो इस गाड़ी में कलेक्टिवली आप 6 लोगों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर का पोर्शन काफी बड़ा है और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है। ये लेदर भी काफी हाई क्वालिटी है जापानीज कार्स की तरह। और इसके अलावा इसके सेंटर में फिर एक ये फ्रिल दी गई है जैसा कि इस एरा की सिविक में आ रही थी। हेडरेस्ट भी इसके काफी हाई क्वालिटी हैं और ये सीट से अलग हैं। यूजुअली आपको 660 सीसी गाड़ियों में हेडरेस्ट सीट के साथ जुड़े हुए ही नजर आएंगे, सीट सिंगल ही पीस में होती हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डोर्स की तो डोर भी इस गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं और इसमें आर्मरेस्ट के ऊपर फैब्रिक दिया गया है। ये मेरे खास एक वियर्ड चीज है। जिन गाड़ियों की सीट्स में लेदर आता है उनमें आर्मरेस्ट में भी लेदर आता है, जिनमें सीट्स पे फैब्रिक आता है उनमें आर्मरेस्ट पे फैब्रिक आता है, बट इस कार के केस में डिफरेंट है। सीट्स पे लेदर है, आर्मरेस्ट पे फैब्रिक है। बाकी इसकी डोर हैंडल क्रोम की फिनिश में है। विंडोज स्काई में ड्राइवर वाली सिंगल टैप वाली आती है। बाकी सारी विंडोज नॉर्मली आप इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ मेरा भी रिट्रैक्टेबल है, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ। इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और इसके अलावा फिर इसके यहाँ पे पुश स्टार्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट भी एक गाड़ी होंडा की मोस्टली कार जैसा ही ऑफर करती है और ये काफी अच्छे से इल्यूमिनेट करता है। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, लेन डिपार्चर असिस्ट दिया गया है और डार्क ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए इसके वैनिटी मिरर की तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लेकिन लाइट इन दोनों में नहीं आती। ये बेसिकली वैसे ही वैनिटी मिरर है जैसा कि इसकी बड़ी कार्स में आते हैं और उनमें लाइट्स आती हैं, बट ये गाड़ी क्योंकि इतनी छोटी है और उसमें लाइट निकाल ली गई तो यहाँ पे उसका ब्लैंक स्लॉट दिया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी रूफ की तो ये कारपेट की फिनिश में है और इसके अलावा इसके सेंटर में केबिन लाइट दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए स्काई में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे काफी डिसेंट है। मेरे पास लेगरूम का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी, तो यहाँ पे किसी भी हाइट का बंदा आराम से बैठ सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे, 3 लोग ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में कोई खास चौड़ी नहीं है। इसके अलावा इसमें फ्लोर ब्रेक फ्लैट आता है तो आप यहाँ पे 3 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें डोर पैनल सारे प्लास्टिक की फिनिश में आते हैं, लेकिन गाड़ी क्योंकि इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है तो इसमें बिल्ड क्वालिटी की बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट स्टिल इसमें सीट्स वगैरह बहुत सारा वर्क किया गया है। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स के अंदर क्रोम आता है, डोर में कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बैक पे गाड़ी स्पीकर्स भी ऑफर करती है और इसकी रेयर सीट्स भी 50-50 के स्प्लिट के साथ हैं। इनको आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे हेडरेस्ट भी ऑफर करती है, बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट्स भी आती हैं, आरसीएक्स के पोर्ट्स भी आते हैं और बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इस गाड़ी में 660 सीसी आता है और इस पर होंडा की बैजिंग भी दी गई है। यूजुअली आप जो 660 सीसी गाड़ियों का इंजन देखते हैं उन पर कोई बैजिंग नहीं होती। बेशक आप मीरा का देखें, वैगनर का देखें, जो मर्जी गाड़ी देखें, उनके इंजन देखने में ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल सा इंजन है, एक इंजन बनाया है और वो हर गाड़ी में डाल दिया है, सबकी शक्ल सेम होती है, किसी पे कोई बैजिंग नहीं होती। बट इस गाड़ी में प्रॉपर एक होंडा का बैच दिया गया है और फिर टर्बो वर्जन आते हैं उन पे ऊपर अर्थ ग्रीस का बैच भी दिया गया होता है। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो ये 3 सिलेंडर है, 660 सीसी है और नॉन टर्बो है। इसमें 2 इंजन आते हैं, टर्बो नॉन टर्बो। नॉन टर्बो वाली कार जो कि ये गाड़ी है ये 58 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और जिसमें टर्बो वाली कार आती है वो गाड़ी 63 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। हॉर्स पावर सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। अगर बात कीजिए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको आराम से 20 से 25 तक की दे सकती है। फिलहाल भी ये गाड़ी मीटर पे एवरेज 20 की शोकरबारी है। अगर आप इसको प्यार से यूज़ करें तो ये गाड़ी 24-25 भी जा सकती है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है बॉडी साइज के लिहाज से। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT है और ये सारी चीज़ें मिलकर इस गाड़ी की राइड को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। और इसके अलावा बोर्ड के अंदर इसमें कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं दी गई और बाकी यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी, ये है 155, 65 और 14। इसमें 14 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि ग्लॉस ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ है। टायर इस गाड़ी में योकोहामा का ब्लू अर्थ है जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही है, ये थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है और आपको तकरीबन 30-40 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी ये गाड़ी क्योंकि 660 सीसी है तो इसमें 14 इंच का है। ये गाड़ी फ्रंट पे डिस्प्ले ऑफर करती है, बैक पे इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आती हैं, लेकिन इस गाड़ी में ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस रेडार इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है
तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।